वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वीडियो के अंदर थर्ड इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। अलोंग विद दैट रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी के बीच में डिफरेंस भी कवर करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उस पर आगे बढ़ने से पहले हमने कल जो किया था, मैं एक बार जल्दी से उसका क्विक रिकैप दे रहा हूँ। विच वॉज ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी कि आपको कभी भी ग्रोस की वैल्यू गिवन है और नेट निकालना है तो आप उसमें से सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। दूसरा एग्जांपल हमने किया था, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट गिवन है और मुझे मार्केट प्राइस तक जाना है तो आप उसके अंदर जो गैप आता है वो किसका आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। आगे बढ़ने से पहले मुझे दो चीजें समझानी देगा। दिस इज विद रिगार्ड टू दिस इक्वेशन। ये पे लिख रहा हूं तो साइड में लिख लेते हैं ताकि ये लिखा रहे आपके लिए। फर्स्ट पार्ट, एनआईटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, है ना। अब ये चीज समझना ध्यान से, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे सब्सिडीज हो, दोनों का आना और जाना किस पे डिपेंडेंट है? गवर्नमेंट पे। विच मीन्स इफ देयर इज ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी, पढ़ा है आपने क्या होते हैं कि अगर आपकी केवल और केवल सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए टू सेक्टर इकोनॉमी उठाई गई है तो ना इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे ना सब्सिडीज, देयरफॉर एनआईटी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, देन एनआईटी लिखना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, उसके अलावा तीन केसेस और एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं? एनआईटी जीरो हो, एक्टिविटी केस। ये जीरो कब होगा? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज इक्वल हो। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। दूसरा, एनआईटी पॉजिटिव हो, ये कब होगा? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोर देन सब्सिडीज। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये सीए के फाउंडेशन लेवल एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको कह रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस पॉजिटिव है, सब्सिडीज मतलब ज्यादा है, सब्सिडीज कम है, तो एनआईटी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज बनेगा। ऐसे सिचुएशन में मार्केट प्राइस बड़ा होगा या फैक्टर कॉस्ट, वो कैसे देखेंगे? समझो, हमने इक्वेशन पढ़ी थी एफसी प्लस एनआईटी इज इक्वल्स टू एनपी। सपोज करते हैं ये 100 है अभी के लिए, एनआईटी का आएगा पॉजिटिव तो प्लस 10 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 110। एमपी की वैल्यू एफसी से क्या आ रही है? बड़ी, तो हम क्या कहेंगे? एमपी विल बी मोर देन एफसी। रट्टा नहीं लगाएंगे, लॉजिक से चलेंगे। रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपकी एनआईटी की वैल्यू जीरो से बड़ी है विच मीन्स पॉजिटिव है, तो इट सिंपली सेज कि इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी से ज्यादा। ये हुआ तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? अगर एनआईटी पॉजिटिव हुआ तो वो ऐड करके मार्केट प्राइस को और भी बड़ा दिखाएंगे, जिसकी वजह से फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू तो 100 है पर मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी आई? 110 आई। तो हम कहेंगे मार्केट प्राइस इज मोर देन फैक्टर कॉस्ट। ये एमसीक्यू में आया था, प्लीज याद रखो। थर्डली, अगर एनआईटी जीरो से कम हो जाए मतलब नेगेटिव, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी से क्या होंगे? छोटे। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही होती है बट उसके बदले जो आपको छूट मिलती है वो कई ज़्यादा मिल जाती है, तो गवर्नमेंट आपका प्राइस और भी कम कर देती है, जिसकी वजह से एनआईटी क्या हो जाता है? नेगेटिव। ऐसी सिचुएशन में एमपी एफसी से क्या हो जाएगा? और भी छोटा, सस्ता मिलेगा, है ना। इसका एग्जांपल भी सेम, अगर ये 100 था पर एनआईटी की वैल्यू -10 हो गई तो मार्केट प्राइस विल बी 90, तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बस क्लियर है? यहाँ तक ये याद रखना बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम एनएफआई अभी करेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम एनएफआई स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो बेटा एक चीज समझो इस बात को, आपसे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लेकर मत चलो। मैंने आपको स्टार्टिंग से यही चीज समझाई है। आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो, चाहे वो सीयूटी का एग्जाम हो, चाहे सीए का एग्जाम हो, सीएस का हो या कॉलेज में भी हो, ये सब कंसेप्ट्स आपके कहीं ना कहीं घूम कर आएंगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आज कर लोगे तो तब आपको 1 घंटा भी ज़्यादा लगेगा इन सबको कवर करने में। ऐसे लगेगा ये पेज भी पलट, ये भी पलट, ये भी पलट, ये तो सब बात है। इसलिए अपनी तरफ से बेस्ट आज की डेट में ही कर लो, कल के भरोसे छोड़ो मत उसको, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं द बेसिस ऑफ दिस। नाउ दिस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम आउटपुट। ये क्या है? देखो, हमने दो कंसेप्ट्स किए थे, अगर आपको याद हो। अगर ये कंट्री की बाउंड्री है, ये इंडिया की बाउंड्री है, जिसके अंदर एक रेजिडेंट है
एक रेजिडेंट मेरी कंट्री के बाहर है और एक नॉन रेजिडेंट है जो कंट्री के अंदर है। ये तीन पार्टीज कंसीडर करते हैं सिर्फ अभी के लिए। तो डोमेस्टिक इनकम क्या कहते हैं बेटा? डोमेस्टिक इनकम रहेगा इन दोनों की इनकम, R1 की भी और NR1 की भी। जबकि नेशनल इनकम क्या कहेगा? R1 की इनकम प्लस R2 की इनकम। पढ़ा है ना हमने, सेम कंसेप्ट और कुछ भी नया नहीं है। अब अगर मुझे नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में डिफरेंस निकालना पड़े, इसकी नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में, तो फॉर्मूला क्या लगा? नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। अगर मुझको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो क्या बना बेटा? नेशनल इनकम तो हो गया R1 प्लस R2 माइनस डोमेस्टिक इनकम क्या हो गया? R1 प्लस NR1, है ना। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस की जगह माइनस, ये दोनों क्या रहेंगे? प्लस। R1 से R1 कट गया, क्या बच गया? R2 माइनस NR1। क्या तक समझ आया? देखो अभी समझेंगे ये दोनों होते क्या। देखो R2 वो था जो कंट्री के बाहर पैसे कमा रहा था और इंडिया में भेज रहा था, है ना। मेरे घर का एक बंदा बाहर गया हुआ है और वो वहाँ से पैसे मुझे भेज रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या बनी बेटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बाहर से जो पैसे कमा के हमारी कंट्री के अंदर भेज रहे हैं। एक तो चीज़ ये याद रखना, कभी भी हम ट्रांसफर इनकम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कर चुके ऑलरेडी। हम सिर्फ क्या कंसीडर कर रहे हैं? फैक्टर इनकम, विच मीन्स मैं अपने यहाँ पर जब इसकी इनकम को काउंट कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ इसे हम बोलते हैं R2 को फैक्टर इनकम। बाहर है, बाहर से वो इंडिया में भेज रहा है तो फ्रॉम अब्रोड। इसी तरीके से NR1 जो है, मतलब कोई USA का टूरिस्ट इंडिया में आया था, यहाँ पे उसने पैसे कमाए, वो अपने साथ लेकर जाएगा, तो वो इनकम क्या कहलाएगी बेटा? फैक्टर इनकम। बाहर जा रही है तो टू अब्रोड। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? R2 का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। बस यही फॉर्मूला है NFIA का। NFIA की फुल फॉर्म क्या है? नेट मतलब डिफरेंस, किसका? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का टू के साथ। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? NFIA का फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस टू। ये याद रखना था क्योंकि NFIA की फुल फॉर्म में फ्रॉम आ गया और नेट लगा हुआ है, तो जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे डिफरेंस के लिए, पहले फ्रॉम आते हैं फिर क्या आता है? टू आता है। क्लियर? तो इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बनी NFIA इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम, और वी कैन राइट इट इन द फॉर्म डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल्स टू नेशनल। ये क्या लिखा मैंने? ये हमने इसी इक्वेशन को चेंज करके लिखा। इधर डोमेस्टिक माइनस था तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। सो दिस विल बिकम डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल्स टू नेशनल। ये आपकी बनती है थर्ड इक्वेशन। बस फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, कुछ नहीं है। फिर भी जब मेरे को कंसेप्चुअली समझाना है तो बेटा ऐसे ही करेंगे, पर पेपर में ये चीज़ें नहीं आती, आपको समझने के लिए ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेट ये इक्वेशन याद कर सकते हो तो आपको ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप समझ के करना चाहते हो तो ऐसे समझ लो तो ये अपने आप की याद हो जाएगी। दूसरा, अगर मैं तुक्का भी बताऊं कैसे कर सकते हो तो उसका सिंपल सा तरीका ये है, डोमेस्टिक छोटा कंसेप्ट होता है, नेशनल बड़ा होता है। अगर मुझे छोटे से बड़े तक जाने तो कुछ प्लस होगा। क्या प्लस होगा? NFIA। तो डोमेस्टिक में NFIA प्लस किया और हम कहाँ पहुँचे? नेशनल। क्लियर है यहाँ तक? इसके भी तीन केसेस बनते हैं बेटा। इस पर दूसरा स्टार लगाएंगे, दो स्टार्स करके। अगर NFIA की बात की जाए तो NFIA के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, 100%। बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन आता है 3 मार्क का, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। बच्चे क्या करते हैं? ये वाला कंपोनेंट दिखाते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये कंपोनेंट्स नहीं है, ये तो उसका फॉर्मूला है। कंपोनेंट्स क्या है? इसके अंदर क्या क्या काउंट होता है? तो बेटा ये है क्या चीज़? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में तो 4 चीज़ें आती है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। उन्हीं 4 को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं नेट
कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब मेरी कंट्री में जो बाहर के लोग कमा रहे हैं सैलरी और जो बाहर की कंट्री में मेरे लोग कमा रहे हैं सैलरी, उन दोनों का आना जाना माइनस करके जो बचा वो आ गया नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। ये फर्स्ट पॉइंट। ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों को ही 300 में बांटा गया। तो इसमें क्या कवर हो गई? वेजेस। नेक्स्ट आता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये क्या है? प्रॉपर्टी से जितना पैसा कमाया जाएगा वो क्या हो गया? रेंट। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जितना पैसा लगाकर आपको बदले में मिलेगा वो हो गया इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये सब इसमें कवर हो गया। अभी भी एक इनकम बच गई, अब वो क्या? देखो, एंटरप्रेन्योरशिप तो एक इंडिविजुअल ह्यूमन को मिल जाएगी, पर अगर एक कंपनी ऑपरेट कर रही है जिसका मालिक यूएसए में बैठा है तो उसका एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे थोड़ी आएगा। अब वो कंपनी का प्रॉफिट किस में काउंट होता है? वो काउंट होता है बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स में। एग्जाम्पल, अगर यूएसए की कंपनी से गूगल वो अपनी एक सब्सिडरी इंडिया में सेटअप करती है गूगल इंडिया सर्विसेज के नाम से, और वो उसके अंदर जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट के वो 3 टुकड़े करते हैं। पहला टुकड़ा कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको हम डायरेक्ट इनकम टैक्स बोलते हैं। दूसरा टुकड़ा जो वो अपनी डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिवाइड करके बांट देगा। अब जो बच गया रिटेन्ड अर्निंग्स, वो कहाँ बेचता है? दूसरी कंट्री में बेचता है। ऐसे ही बाहर वाले हमें बेचते हैं। तो ये जो थर्ड पार्ट हुआ ये क्या बना बेटा? नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। इस रिटेन्ड अर्निंग का ऑल्टरनेटिव नेम लिखा बेटा सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कि आपने प्रॉफिट का वो हिस्सा रखा जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा वो आपके पास। तो पेपर में कभी भी आए एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए, तो यही 3 कंपोनेंट्स और इनकी एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, सिंपल है। इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, और रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। यही इनकी एक्सप्लेनेशन है, पर हेडिंग्स याद रखना कि ये 3 बनती है, ठीक है। अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें हम कैसे याद करें, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अग्रीड, पर बेटा आप लिख लो, एक एक दो नज़र निकाल लो। हर ऑल्टरनेटिव डे पे वीडियो आ रही है, एक दिन लिखा, अगले दिन उसको पढ़ लो, उससे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो का लिखो, उससे अगले दिन उसको पढ़ लो। आप अगर ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको हाफ आवर की वीडियो लगती है, हाफ आवर आपको लिखने में लगता है और हाफ आवर आपको पढ़ने में लगेगा। डेली का हाफ आवर भी आप डिवोट कर रहे हो तो पेपर के टाइम पे जस्ट एक लुक आप इस पर दे दोगे तो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। यूटी में दोगे, हाफ ईयरली में करोगे, प्री बोर्ड्स में करोगे, फाइनल्स में करते करते 4 से 5 बार रिवाइज हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। सो ये आपके 3 कंपोनेंट्स बनते हैं इसके, और जैसे कि 3 पार्ट्स हैं वैसे इसके भी 3 पार्ट्स हैं। अगर एनएफआईए 0 है, अगर एनएफआईए पॉजिटिव है, और अगर एनएफआईए नेगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा जो पहले करते हैं, एनएफआईए अगर 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? एनएफआईए हटा दो 0 हो गया, तो डोमेस्टिक और नेशनल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो वी विल से ये कब होगा? ये तब होगा जब फ्रॉम अब्रोड और टू अब्रोड आपस में इक्वल है। इट इम्प्लाइज नेशनल और डोमेस्टिक आपस में क्या है? इक्वल। ये कब होगा? पॉजिटिव, जब फ्रॉम ज़्यादा है और टू कम है। सोचो, बाहर से आने वाला पैसा ज़्यादा है और जाने वाला कम है, तो हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा होगी और डोमेस्टिक इनकम क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे हमने क्या कहा? इट इम्प्लाइज नेशनल इज मोर देन डोमेस्टिक। थर्ड, ये तब होगा बेटा जब फ्रॉम 2 से छोटा है। इट इम्प्लाइज नेशनल डोमेस्टिक से कम है। आप इसको कंसेप्चुअली याद कर सकते हो, जैसे मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया, अगर फ्रॉम 2 से ज़्यादा है तो बाहर से आने वाला पैसा ज़्यादा है और जाने वाला कम है, इसका मतलब मेरी कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा होगी और डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगी? अपने आप ही कम हो जाएगी। बस इसका रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। बट फिर से स्टार पॉइंट क्या बनता है बेटा? इन 2 और 3 सेक्टर इकोनॉमी, दैट इज
एब्सेंस ऑफ फॉरेन सेक्टर NFIA इज ऑलवेज जीरो। ये याद रखना। अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है मतलब हाउस होल्ड्स और फर्म्स, 3 है हाउस होल्ड्स फर्म्स और गवर्नमेंट। अगर ये 2 टाइप की इकोनॉमी है तो फॉरेन सेक्टर ही नहीं होगा। जब फॉरेन सेक्टर नहीं है तो ना आने का पैसा ना जाने का पैसा। जब आना जाना ही नहीं है तो NFI क्या हो जाएगा, जीरो, विच मीन्स आपकी नेशनल और डोमेस्टिक क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। पहला तो दूसरा बेटा हमेशा याद रखना, कभी भी आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये NFI नहीं है, क्योंकि NFI की फुल फॉर्म में क्या आ रहा था, फ्रॉम आ रहा था। इसको समझ लो ध्यान से, जैसे अपना नाम लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। अगर कभी कभी क्वेश्चन में पंगे लेने के लिए टीचर क्या करते हैं, इन्विजिलेटर आपके पेपर में लिख देते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब मैंने क्या समझाया था, NFI ये होता है फ्रॉम, और हमारे सारे फॉर्मूलाज उसी के बेसिस पे बने हुए हैं, तो हम अपने फॉर्मूले को बदलने वाले नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन केस आपको कभी भी ऐसे लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो क्या कहा था मैंने, फ्रॉम लिखा हुआ है तो फॉर्मूले में भी उसने फ्रॉम माइनस 2 किया होगा, तो ये लग जाएगा। पर अगर उसने नेट फैक्टर इनकम 2 लिख दिया तो 2 का मतलब उन्होंने इस फॉर्मूले को रिवर्स कर दिया, 2 माइनस फ्रॉम चल रहा है, पर मेरा फॉर्मूला तो किस पर बेस्ड है, फ्रॉम माइनस 2। तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है, अगर ये आपको 100 गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड क्या गिवन है 100, तो NFI की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, देयरफॉर NFI विल बी -100। समझे कैसे, देखो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड की वैल्यू 100 है, व्हिच मींस टू अब्रोड माइनस फ्रॉम अब्रोड कितना है 100, पर मुझे तो क्या चाहिए फ्रॉम -2, तो एक माइनस कॉमन ले लो। तो अगर 100 था उसमें से माइनस कॉमन लिया तो कितना बच गया -100, इसलिए हमारे पास NFI की वैल्यू अपने आप कितनी बच जाएगी -100। तो बेटा अगर समझ नहीं आया है तो एक बार मुझे कमेंट में जस्ट मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में शो भी करा दूंगा इन डिटेल। पर अभी के लिए सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपको पेपर में कभी भी नेट के साथ 2 लिखा हुआ है तो उसके आगे एक माइनस वो लगा दो। पर और भी पंगे लेने वाली बात, अगर ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड -100 दे दे तो क्या करोगे, तो बेटा माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाता है बेसिकली, ठीक है। दूसरा NFI की वैल्यू -100 है, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, फॉर्मूला अभी भी यही चलेगा, डोमेस्टिक प्लस NFI है नेशनल, बस NFI की वैल्यू को कितना लिखा जाएगा -100 और कुछ नहीं, बाहर प्लस ही रहेगा जो आपका फॉर्मूला कहता है, ठीक है, ये याद रखना प्लीज। सो एक पार्ट ये था, दूसरा पार्ट इन केस कभी कभी क्वेश्चन साइलेंट होते हैं, उसमें उसने सिर्फ इतना लिखा फैक्टर इनकम टू अब्रोड और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नेट नहीं है, तो बेटा वो NFI या NFI का रिवर्स नहीं है, वो NFI का एक सब पार्ट है टू अब्रोड का, फ्रॉम मिसिंग है। देखो कहीं पे दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आप इसको जीरो ज्यूम करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट NFI। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे फॉर टुडे, व्हिच इज रियल वर्सेस नॉमिनल GDP। आई थिंक आज ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मैं आपको एक दूसरा टॉपिक करा देता हूँ, डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस का, वो भी रहता है, और उसके बाद बस एक वीडियो और करते हैं थियरी की, जिसके अंदर हम 2 टॉपिक्स कर लेंगे, GDP डिफ्लेटर एंड रियल वर्सेस नॉमिनल GDP। यहाँ पे थियरी क्लोज हो जाएगी एंड विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। पर इसके बाद एक टॉपिक और मुझे कराना है, वो करते पहले, फिर डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस करेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे फॉर द वीडियो टुडे। दिस इज चैप्टर 3, दिस चैप्टर इन्वॉल्व्स अराउंड 8 एग्रीगेट्स, जो मैं आपको बताया था। अब ये किस पे डिपेंडेंट है बेटा, इन्हीं 3 इक्वेशंस पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट क्या थी, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। सेकंड क्या थी, मार्केट प्राइस माइनस NIT इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी साइड कंसीडर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल NIT इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, डेप्रिसिएशन इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो अभी के लिए आप इसको किसी भी साइड पे लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड, नेशनल माइनस MFIA इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक। मैंने अभी तीनों नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं, इसलिए ऐसे लिखे हैं, अदरवाइज आप चाहे तो कैसे भी लिख सकते हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। अब समझिए बेटा, ये 3 जो है ये हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स है। डिसाइडिंग फैक्टर्स का मतलब होता है इन्हीं की वैल्यूज़ पर हम बाकी सबकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या है, देखो हर एक के अंदर ना 2-2 कॉम्बिनेशंस हैं। क्या क्या 2 कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे ग्रोस का नेट का कॉम्बिनेशन है, MP का FC का कॉम्बिनेशन है, नेशनल का और डोमेस्टिक का कॉम्बिनेशन है ना। तो कितने होंगे, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें,
तो कॉम्बिनेशंस बनाए अगर हम, तो आपने मैथ्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, 3 प्लेसेस पे 2 ऑप्शंस हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितनी कॉम्बिनेशंस बने, 8। सो वी हैव 8 एग्रीगेट्स। अब वो एग्रीगेट क्या होता है, बेसिकली नेशनल इनकम को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। जो हम सबसे पहला हमेशा सुनते हैं जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या बनती है बेटा, ग्रोस डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट। पर ये जीडीपी कभी भी सिंगल नहीं होता, वो हमेशा एमपी पर या एफसी पर कैलकुलेट होता है। बेसिकली सिंपल से एग्जांपल है ना, अगर मैं आपको ये पूछता हूँ एप्पल का क्या भाव चल रहा है, आपका उससे 100 रुपीज़ पर केजी है। अब मैं आपसे ये पूछूँ रिटेल प्राइस है या होलसेल प्राइस है, डिपेंड करते हैं ना कि आप प्राइस कौन सा कंसीडर कर रहे हो। सेम चीज़ यहाँ पर है कि आप जीडीपी तो कह रहे हो कि कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, पर कौन से प्राइस पे, जितने पे वो कस्टमर को पड़ रहा है, जितने पे वो प्रोड्यूसर को पड़ रहा है, तो हम वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा एमपी का मतलब हुआ मार्केट प्राइस। तो बेटा बेसिकली अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो जीडीपी और एमपी के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 और 1 3। प्रोडक्ट सेम है सबके अंदर, इसका कोई चेंज नहीं है। तो अगर मैं अब इसको चेंज करके लिखूं तो कैसे होगा, ग्रोस की जगह क्या आ सकता है, नेट। तो नेट डोमेस्टिक की जगह क्या आ सकता है, नेशनल। प्रोडक्ट एज इट इज आएगा, एट मार्केट प्राइस की जगह क्या आ सकता है, फैक्टर कॉस्ट। तो अगर इसको हम चेंज करके लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाएगा, एन एन पी एट एक्स। हुआ, ये आपका पहला एग्रीगेट हुआ, ये आपका क्या होगा, सेकंड एग्रीगेट। इसी तरीके से आप सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। ठीक है, बनाते हैं। देखो सबसे पहले जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी। मार्केट प्राइस पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक ग्रोस पे होगा और एक नेट पे। अब इन दोनों को एमपी की जगह इन दोनों को किस पे भी निकाल सकते हैं हम, एफसी पर, जीडीपी एट एफसी या एनडीपी एट एफसी। ये 4 तो हो गए फिर आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये क्या हो गया आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ऐसे ये चारों डोमेस्टिक की जगह किस पे हो सकता है, नेशनल पे। तो ये क्या हो गया, जी एन पी एट एम पी, एन एन पी एट एम पी, जी एन पी एट एफ सी एंड एन एन पी एट एफ सी। ये 4 हो गए आपके नेशनल प्रोडक्ट्स। चेक करो हमने कोई छोड़ा नहीं, छोड़ा, सब कवर्ड है इसके अंदर। 8 के 8 एग्रीगेट्स ये होंगे। अब ये मत सोचो कि हमने तो भाई 8 नाम याद कैसे होंगे, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पेपर में क्लियरली लिखा आता है कैलकुलेट जीएनपी, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, जो भी गिवन है, कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, या इस टाइप का कुछ ना कुछ लिखा है। अभी जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 या 2 चीज निकालनी बताते हैं कि इनमें से वो क्या निकलेगी। तो अगर मेरे पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू गिवन है सपोज, और डेप्रिसिएशन एनआईटी और एनएफआई की वैल्यू भी पता है, तीनों की 4 वैल्यूज पता है, तो मैं ये 8 के 8 एग्रीगेट्स की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं आपको आज एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ कैसे हम उसको फ्रेम करेंगे, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करना स्टार्ट करते हैं। फिर बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आप लिखोगे क्या पेपर अपने नोट्स में, हेडिंग डाल के 3 इक्वेशंस लिखो, 8 के 8 एग्रीगेट्स ऐसे लिखो, ये 4 डोमेस्टिक में, ये 4 नेशनल में। फिर उसके बाद ये इक्वेशन लिखो जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ये आप इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हो। बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। ये 8 एग्रीगेट्स में से ये जो चौथा एग्रीगेट है, इसी को हम अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो अगर आपको कभी भी ये कहा जाए कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो वो आपसे क्या मांग रहा है, एनडीपी एट एफसी। इसी तरीके से कभी भी आपसे नेशनल इनकम मांगी जाए तो वो किसकी बात कर रहे हैं, एनएनपी एट एफसी। तो बेटा ये प्रूवन एग्रीगेट्स हैं कि हम अपनी नेशनल इनकम के लिए बाकी 7 एग्रीगेट्स को कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ एनएनपी एट एफसी को कंसीडर करते हैं। सेम डोमेस्टिक इनकम के लिए हम सिर्फ एनडीपी एट एफसी को कंसीडर करते हैं, बाकी किसी 7 एग्रीगेट को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, याद रखना। अब इसकी डिफाइन लिख लेते हैं, कहीं मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे लिखते हैं डिफाइन को, इन केस पेपर में आ जाए फिर यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। उसके अलावा एक फॉर्मूला में लिखवा रहा हूँ, 2 चीज़ें करेंगे बस, एंड विल फाइंड आउट जीडीपी क्या होता है। इट रेफर्स टू ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the
डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब समझो, ग्रोस की जगह पे क्या आ सकता है, नेट, जी की जगह एनपी, मार्केट वैल्यू की जगह क्या हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की जगह बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब आप सिर्फ एक डिफाइन याद करो बेटा, जीडीपी एंड एनपी की, इसके अंदर ये 3 अंडरलाइंड वैल्यूज को इन 3 से रिप्लेस कर सकते हो बाकी किसी भी 7 की डिफाइन लिखने के लिए। एक एग्जांपल से एनएनपी एंड एफसी की डिफाइन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, इट रेफर्स टू नेट एंड नेट, एफसीपी फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड नेशनल है तो बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये डिफाइन है, तो ये लिख लीजिए प्लीज इसको ध्यान से, और अब इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं। तो इन केस आपको निकालनी है एनएनपी एट एफसी की वैल्यू और आपको गिवन है जीडीपी एट एनपी की वैल्यू। तो बेटा देखो, मैं तो अपने हमेशा से एक ही रूल सिखाता आया हूँ क्लासेस में, पर आपको जैसे कन्वीनियंट लग रहा है आप ऐसे करो, बट मेरे वाले तरीके से चलोगे तो उसका तो देखो ट्रायंगल कोड है वो कभी गलत नहीं होता। तो आप अपने हिसाब से देखो आपको जैसे ठीक लग रहा है, बट मैं ये चीज़ प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ, जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसको हमेशा राइट साइड पे रखा करो। जीडीपी या एनएनपी में से एक की वैल्यू 100% होगी, मतलब एक साइड की वैल्यू ऑब्वियसली होगी, तो आपको जिसकी भी गिवन है उसको राइट साइड पे रखो, जिसकी निकालनी है उसको लेफ्ट साइड पे रखो। अब इक्वेशन क्या बनती है देखो, अगर मुझे ग्रोस से नेट पर जाना है, ग्रोस की वैल्यू पता है पर नेट पे जाना है तो उसी में चेंज करेंगे। वो क्या देखो, ग्रोस से नेट पर जाना है तो ग्रोस में चेंज होगा, प्लस है या माइनस है, माइनस डेप्रिसिएशन। देन नेक्स्ट, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो डोमेस्टिक में चेंज होगा, प्लस या माइनस। देखो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाऊंगा तो इधर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो एनएफआई को इधर लिया, अब इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस एनएफआई। लास्ट एमपी से एफसी पर जाना है, एमपी से एफसी पर जाना है तो एमपी में ही प्लस माइनस होगा, क्या हो गया, माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस एनएफआई। अब चारों की वैल्यूज को पुट करो, साइन के अकॉर्डिंग सोल्व करो, जो भी आएगा वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एनएफपी एट एफसी। तो इसके कुछ इक्वेशंस मैं आपको लिखा देता हूँ, आई मीन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और इसके एक या दो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि आपको उसका थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके लिए होमवर्क, लेट्स सी आप कितना इसको प्रिपेयर कर पाओगे। ये 3 इक्वेशंस आपके लिए होमवर्क है, प्लीज कंप्लीट देम, यू कैन शेयर देम इन द कमेंट बॉक्स, आई जस्ट वेरीफाई विद द थम्स अप कि वो इक्वेशन सही है या फिर नहीं है। तब तक के लिए आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेशनल और डोमेस्टिक इनकम, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, 2 डिफरेंसेस और उसके अलावा इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ये हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर एक टॉपिक 2 टॉपिक्स थ्योरी के हैं वो भी ट्राई करूँगा उसी वीडियो में कवर करने। टिल देन टेक केयर, लाइक द वीडियो इफ यू हैव नॉट लाइक्ड इट येट, हाफ सेकेंड भी नहीं लगता मुश्किल से, एंड जस्ट शेयर द कमेंट कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए नहीं। ये 3 इक्वेशंस कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट जस्टिफिकेशन दे दूंगा कि हम वो ठीक है या नहीं है, गलती है तो कहाँ गलती है। एंड थर्डली, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।